औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा जो हम आज करने वाले हैं वो एक फाइनल आखिरी एक क्लास थी हमारी, जो कि हमने लेनी थी। और उसमें बेसिकली हमें थोड़ी सी बातें बतानी थी कि क्या क्या आप व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द पेपर। तो सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले इधर लिखते हैं कि केमिस्ट्री AS, ठीक है। फाइनल क्लास था, इसके बाद कोई और AS की इस सेशन में कोई क्लास नहीं होगी। पेपर की क्या सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँ वो होगा ठीक है, वो बस सिलेबस ओवरव्यू। अब सिलेबस ओवरव्यू का क्या मतलब कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो एक सेकेंड रुके, वेट करें, मैं अभी बताता हूँ आपको। एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड बस। अच्छा जी, अम, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है सारे में कि AS में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो बात ये है कि इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टॉपिक्स हैं, पहला ब्रांच है ये वाला, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के हैं और ये 7-8 चैप्टर जो हैं ये ऑर्गेनिक के हैं, ठीक हो गया। टेक्निक्स हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री, ऐसी चीजें जो हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है। अब मैं आगे चल लूंगा और मैं अब थोड़ा सा इनके बारे में बताता चलूं कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, एक सेकंड है बस।
हाँ जी, चलिए अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक सेकंड में मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है और समझ नहीं आ रहा कि सोल्यूशन क्या है। बस मिल गया सोल्यूशन, शुक्रिया। जी, तो आई एम श्योर अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि आपके पास सिलेबस ओवरव्यू है और अभी भी ठीक है, जिसमें ये आपको देख सकते हैं कि आप ये आपके पास हैं। अच्छा, ऐसे ही काम चलाते हैं अभी। ये आपके पास स्ट्रक्चर पहला जो चैप्टर है, इसमें हम बात कर रहे होते हैं पार्टिकल्स इन एटम और रेड की, ठीक है। उसके बाद उससे आगे अगर हम बात कर रहे होते हैं तो आइसोटोप्स आ जाती हैं इसमें, ठीक है, कि डिफाइन करना है आइसोटोप्स को, मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर, आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या होता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। और जो थर्ड चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो है इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक रेडियाई। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड इम्पोर्टेंट है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, हो गया। ठीक, ये पढ़ा चढ़ा तो सारा कुछ रहे हैं, बस हम सिर्फ बता रहे हैं कि इसमें हमने ये किया था, ये किया था, आपको एक एंड में वो देने के लिए। फिर आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, जिसमें आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की दिखाते हैं और फिर फर्स्ट सेकंड आगे इक्वेशंस भी कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी की, और ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर जो है वो आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड स्टोइचियोमेट्री का है, जिसमें हम जो है वो मोल्स कर रहे होते हैं। अब ये लेक्चर मैंने क्लास में क्यों नहीं करवाया? ग्रेट क्वेश्चन। मैंने क्लास में क्यों नहीं करवाया? मैंने क्लास में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये बहुत सारे ओ लेवल्स के मोड्स हैं जो कि ए लेवल्स में आगे आ रहे हैं। बस जो क्वेश्चन है उसकी थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ए लेवल्स के मोल्स में एज कम्पेयर टू ओ लेवल्स के मोल्स, लेकिन वो मोल्स सारे डिफरेंट हैं। वही एवोगैड्रो कांस्टेंट है, वही रिलेटिव मैसेज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वही फार्मूला कंस्ट्रक्ट करना, रिएक्टिंग मैसेज एंड वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा जो हमारे पास था चैप्टर, जो था और है भी, वो है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, हम सबसे पहले बात कर रहे होते हैं आयोनिक बॉन्डिंग की, मेटेलिक बॉन्डिंग की। ये दो बेसिक बॉन्डिंग्स की तो बात हमने कर दी ना। उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं अम, उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की, या डेटिव बॉन्डिंग भी आ रही होती है जिसमें शामिल होती है, ठीक है।
उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं, इसमें हम बात डेटिव बॉन्डिंग में हम बात कर रहे होते हैं कैसे इधर कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किस किस मॉलिक्यूल में बन रहे हैं, ठीक है। फिर हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर में, और ये तो आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, शेप्स, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, सारा कुछ। फिर हमारे पास जो एक और जो चीज़ आती है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, और ये भी बहुत ज़रूरी है आपके पास। इसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उसमें हम आईडी फोर्सेस, पीडी फोर्सेस की बात करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बात करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो अगली चीज़, अगला चैप्टर है आपके पास, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे पास एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, और ये इक्वेशन जो है वो हर जगह अप्लाई करके आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर्स की भी बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर्स की, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की, जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर्स की, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास पांचवा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है केमिकल एनर्जेटिक्स, जिसमें हम एंथैल्पी चेंजेस की बात कर रहे होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, और बात कर रहे होते हैं हेसिस लॉ की, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज है, जो कि जिस मेरे असिस्टेंट ने ये स्लाइड्स बनाई हैं, वो लगता है वो भूल ही गए थे बीच में डालना, और वो है, भला क्या, अभी बताते हैं, रुके। इसकी तो आज शामत आई हुई है असिस्टेंट की, हुई है बहुत, काम में इसका दिन ही लग रहा लगता है। वो है छठा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और इस छठे चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें हम रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं। मज़े की बात यह है कि इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह की कोई बात नहीं है, इसमें रिडॉक्स की बात है। ऑक्सीडेशन नंबर से हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और आयंस के, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और आयंस के ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करने होते हैं। चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर से हमने बैलेंस करनी होती हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। और बस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद जो सातवां चैप्टर है हमारे पास, वो है इक्विलिब्रिया, ठीक है। अब इक्विलिब्रिया में हम, इक्विलिब्रिया बेसिकली आपके ओ लेवल्स का चैप्टर था, जो कि पहले आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से पढ़ाया जाता था, अब आपको जो है वो इक्विलिब्रिया के नाम से पढ़ाया जाता है। और इस इक्विलिब्रिया के चैप्टर में हम बात कर रहे होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, और इसमें ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं वो आपके पास इक्विलिब्रियम लॉज हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम लॉज हैं जो कि कौन कौन से हैं, दो हैं, केसी और केपी, और ये भी हम यूजुअली हमेशा पेपर में आते हैं, और इस दफ़ा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेपर में आएंगे केसी और केपी। ये दोनों तो नहीं आएंगे, लेकिन दोनों में से एक जरूर आएगा। और अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसके अलावा इसमें जो बात है वो अपनी, वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस है, ठीक है। अच्छा जी, बस इसमें वो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस की बात की हुई होती है इन्होंने। उसके बाद जो आपके पास आठवां चैप्टर है वो रिएक्शन काइनेटिक्स है, ठीक है। और इस रिएक्शन काइनेटिक्स में हम बात कर रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, और रेट ऑफ रिएक्शन की, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो कि 5 फैक्टर्स हैं। और इसमें एक और जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है कैटलिस्ट, कि किस किस्म के कैटलिस्ट प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन,
इनऑर्गेनिक के जो हमारे पास वो हैं, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। तो इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स हैं, पीरियोडिसिटी, ग्रुप 2, ग्रुप 17 और नाइट्रोजन एंड सल्फर। पीरियोडिसिटी की अगर पहली बात की जाए, पीरियोडिसिटी की बात की जाए तो ये पीरियड 3 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। और इसके रिएक्शंस होते हैं, और इस पीरियोडिसिटी में पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होते हैं, ऑक्साइड जो बनते हैं उसके वाटर के साथ रिएक्शन होते हैं, और मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है ये आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए आपके आप में, ठीक, आपके पास, ठीक है। और पीरियोडिसिटी में सिर्फ पीरियड 3 और रिएक्शन की बात नहीं है। एक इंट्रोडक्शन में हम पीरियोडिसिटी जब शुरू करते हैं तो हम वेरिएशन इन एटॉमिक और आयनिक रेडाई की बात करते हैं, ठीक है। और वेरिएशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी भी बात जो होती है वो इधर ही होती है, ठीक हो गया। अब आगे अगर ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में क्या होता है जी। ग्रुप 2 में ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें भी हम उनके जो हैं वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्रुप 17 की बात करें तो वही बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि कलर, कंपाउंड्स की ट्रेंड्स इन वॉलेटिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे होते हैं, और बात फिर कर रहे होते हैं केमिकल उसकी और हैलाइड केमिकल प्रॉपर्टीज की और हैलाइड आयंस के कुछ रिएक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर की। तो इसमें हम बात कर रहे होते हैं N2 की और सल्फर की, और इसमें फिर हम बात कर रहे होते हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसकी भी बात कर लेते होते हैं हम अक्सर। यूट्रोफिकेशन जो था वो पहले हमारे उसमें था सिलेबस में, लेकिन अब चेंज हो गया फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स। और उसके अलावा हाउ NO एंड NO2 जो है वो एक्ट एज कैटलिस्ट कैसे करती हैं, हम उनकी भी बात कर रहे होते हैं बीच में। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो ऑर्गेनिक के शुरू होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक है, और इस इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक, और सबसे पहला चैप्टर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक है, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक में हम सबसे पहले जो बात कर रहे होते हैं वो किसकी कर रहे होते हैं, हम इंट्रोडक्शन में फार्मूलाज की बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फार्मूलाज की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, और नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें, और ये सबसे लंबा चैप्टर है हमारा उसका, ऑर्गेनिक का। और सबसे मेन चीज तो वो है वो हम आइसोमरिज्म की बात करते हैं, और टाइप्स ऑफ आइसोम टाइप्स की तो खास तौर पर बात करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मूविंग ऑन, अगली चीज जो है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हम्म, चलो, ठीक हो गया। हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास दो हैं, एल्केन्स आते हैं और एल्कीन्स आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अगर एल्केन्स के बारे में बात करूं तो एल्केन्स में क्या आता है, हम इसके रिएक्शंस की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन से रिएक्शन हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं सॉरी, क्रैकिंग, कंबस्शन, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
ये बात हम इसकी कर रहे होते हैं। और एल्कीन्स में भी हम इसके रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं, और इसके रिएक्शंस कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ स्टीम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन की बात कर रहे होते हैं हम। Oxidation by cold dilute KMnO4 to form a diol. Oxidation with hot concentrated acidified KMnO4 और एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। और थोड़े से टेस्ट्स होते हैं जिसमें हम बात कर रहे होते हैं कि एक्वस ब्रोमीन को कैसे डालेंगे और कैसे वो एक वो बनाता है टू शो द प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म भी हमने शो करना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स भी शो करना होता है। ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा जो नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट है वो हेलोजिनो एल्केन है। ठीक है। अब हेलोजिनो एल्केन की बात करें अगर, तो हम हेलोजिनो एल्केन्स में इसके रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसके कौन से रिएक्शंस हैं, इसके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन बाय Cl2Br2। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी तो था ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन विद हैलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्कोहल। ठीक है। और फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन भी बात कर रहे होते हैं कि प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन है, सेकेंडरी हेलोजिनो एल्केन है या टर्शियरी है। और न्यूक्लियोफिलिक, और इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं, विच इज विद NaOH, KCN, NH3। ठीक है। अच्छा जी, बस हो गया। और इसके अलावा हम SN1 SN2 मैकेनिज्म की भी बात करते हैं इसी हेलोजिनो एल्केन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है अल्कोहल्स। ठीक है। हमारे पास अल्कोहल्स है जिसमें हम अल्कोहल्स के रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं। अल्कोहल्स ये हाइड्रोक्साइड कंपाउंड हैं। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा हम इसके रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ स्टीम टू एन एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7 to form a diol, substitution of a halogen alkane using NaOH and heat, reduction of an aldehyde or ketone using NaBH4 or LiAlH4, reduction of a carboxylic acid using LiAlH4, hydrolysis of an ester। ठीक है। और इसके अलावा इसके कंबस्टन रिएक्शन भी होता है, सब्स्टिट्यूशन टू हेलोजन एल्केन भी होता है, oxidation with potassium dichromate to form carbonyl compounds, carboxylic acids by refluxing। ठीक है। फ्लेक्स नहीं करना, रिफ्लक्स करना है। जी जी, फ्लेक्स नहीं करना, रिफ्लेक्स करना है। ठीक है। रिफ्लक्स, ये फ्लेक्स नहीं है, रिफ्लक्स है। अच्छा जी, अगली चीज जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं वो बड़ी प्यारी चीज होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह बड़े प्यारे होते हैं। और हम जो है वो ये बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में दो चीजें आ जाती हैं, एल्डिहाइड आता है और कीटोन्स आते हैं। ठीक है। और इसमें हम इन दोनों के रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कि कैसे इसके रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीड और एल्डिहाइड जो कीटोन जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं, उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इसके अलावा हम 2,4-D NPH की भी बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। लास्ट चीज जो है वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स और डेरिवेटिव्स में क्या होता है, इसमें हम एज यूजुअल उसके रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं। रिएक्शंस के तो सारों में की बात कर रहे होते हैं टू दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड
कौन कौन सी रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एसिड एंड एल्डिहाइड विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड KMnO4 and refluxing hydrolysis of nitriles with dilute acid or dilute alkali followed by acidification hydrolysis of esters। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स में एक और छोटी चीज जो आती है वो एस्टर्स होती है। एस्टर्स क्या होती हैं कि जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक एस्टर बनाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इसके ये जो एस्टर्स हैं इसके रिएक्शन रिएजेंट्स एंड कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपके इधर एक और जो थे वो चैप्टर था, अच्छा नहीं, हाँ जी, इधर लिख देता हूँ मैं। एक और आपने चैप्टर आता है आपके सिलेबस में, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स में आपने ये बात की थी कि रिकॉल द रिएक्शन बाय व्हिच अमाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसमें कौन सा रिएक्शन आता है? रिएक्शन ऑफ हेलोजिनो एल्केन विद NH3 इन एथेनॉल हीटेड अंडर प्रेशर। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने हेलोजिनो एल्केन्स में ही करवा देता हूँ। ठीक है, हेलोजिनो एल्केन्स में ये रिएक्शन हमने करवा दिया, तो मैं इसको ऐसा अलग डिफरेंट चैप्टर नहीं पढ़ाता। सिलेबस में आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन कंपाउंड्स अलग चैप्टर है, लेकिन मैं उसको उसी में ही करवा देता हूँ। और इसी तरह उसके रिएक्शंस ऑफ हेलोजिनो एल्केन विद KCN, HCN, केस NaCN सारे हैं इधर। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास एक और आता है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन तो एल्कीन्स की होती है, तो मैं एल्कीन्स का रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन, तो मैं इसको एल्कीन्स में ही करवा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या होता है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करने होती हैं कौन से ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं यूजिंग द रिएक्शंस इन द सिलेबस। ठीक है, और प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस प्रेडिक्ट करनी होती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। इसके जो आपको वो है नोट्स है ना, वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं भी इसको ऐसे डिफरेंट वो नहीं करवाता, क्योंकि मैं बीच में ही सारा कुछ ऑर्गेनिक्स बीच में ही करवा देता हूँ। इस बात पर वो ना परेशान हो कि हमने कोई चीज़ मिस की है, हमने कोई चीज़ कभी मिस नहीं की होती। हाँ, अगर कोई गलती से मिस हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन इंटेंशनली कभी कोई चीज़ मिस नहीं की। इसके अलावा आपके पास एक आखिरी चैप्टर आता है जो सबसे ज़रूरी है, एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक्स में क्या आता है? हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, ये भी हम ने दोनों चीज़ें जो है वो करवाई हुई हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये एक कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू था। अब अगली बात जो हम कर रहे हैं वो सिलेबस के रिलेटिंग होंगी कि क्या क्या चीज़ें और कैसे चीज़ें क्या क्या आ रही हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो उनको देखते हैं। और सबसे पहले तो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है कैटाइंस का। उसमें आप देख सकते हैं आपको कुछ कैटाइंस है और रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दिया गया है। इसको मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा बस जुबानी। और इसी तरह एनाइंस है, कुछ एनाइंस दिए हुए हैं और इनके रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा गैसेस हैं, तो गैसेस के जो टेस्ट हैं और रिजल्ट हैं। गैसेस के अलावा एक और चीज़ आती है एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स सिर्फ आयोडीन ही है इधर आपके पास बीच में, जिसका आपके पास टेस्ट और रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा, ये बस मुझे आगे चलता हूँ।
डेटा सेक्शन पर आए तो डेटा सेक्शन में सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जिसमें हम मोलर गैस कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट तो भी आपको नहीं चाहिए एएस में, और एवोगैड्रोस कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपको एएस में नहीं चाहिए, फैराडेज कांस्टेंट नहीं चाहिए और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं चाहिए एएस में, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसके अलावा आपकी तो आयनाइजेशन एनर्जीज है, तो आयनाइजेशन चार्ट तक तो आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स की, ठीक है, तो ये सारी आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है। उसके बाद बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है। अब बॉन्ड एनर्जीज जो है वो भी आपको जुबानी नहीं आनी चाहिए, पेपर में दी हुई हो। अच्छा जी, बॉन्ड एनर्जीज जो हैं ये भी आपको देख सकते हैं, आपके सामने है बिल्कुल, और इसमें आप देख सकते हैं हर किस्म की बॉन्ड एनर्जी जो है वो गिवन है। तो ये भी डेटा बुक जो होती हैं ये गिवन होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2022 से पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको याद नहीं करनी पड़ती, अब ये दी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम फॉर सम सिलेक्टेड बॉन्ड्स। ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसके लिए ये काम आती हैं कि आप करेक्टरिस्टिक वेव नंबर्स के लिहाज से आप देख सकते हैं कि कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक अ, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल आखिर में, और ये पीरियोडिक टेबल जो होता है ये भी आपको गिवन होता है। अच्छा जी, कुछ पेपर के लिहाज से फाइनल टिप्स अगर मैं बताता जाऊं तो वो ये हैं कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन एक अच्छा नाश्ता, हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाएं। सुबह पेपर है तो अच्छा सुबह करके जाएं नाश्ता। अगर पीएम का दोपहर को पेपर है तो एक खाना खा के जाएं, ठीक है। और एग्जाम की रात जो है वो अच्छा नींद अच्छी पूरी करें, और कभी कोशिश ना करें ये कि मैं पूरी रात आज रिवाइज कर लूँ, एग्जाम की रात कर लूँ, उस वक्त बिल्कुल भी ना करें। अच्छी नींद आपकी होनी चाहिए कि आप एग्जाम के दिन सुबह आप जो है वो फ्रेश उठें, और ये ना हो आप एग्जाम में आपको नींद आ रही हो और आप कुछ और ही करके आ जाएं एग्जाम में। और एनर्जी जो है अपनी रिटेन करें, एनर्जी ज़ाया ना करें, ठीक है। और उसके बाद घबराना नहीं है आपने सबसे पहले, ठीक है। स्ट्रेस नहीं होने लेना, टेंशन नहीं लेनी और पैनिक नहीं होना, कोई मसला नहीं है। आम पेपर है, हर साल होता है, कौन सा कभी पहले नहीं हुए, तो आराम से देना है। पढ़ अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएं, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें, ग्रेड्स अल्लाह के हाथ में है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएं, स्ट्रेस नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, कोई मर्द बने मर्द, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, बहादुर हो शेर बने। अच्छा जी, उसके बाद मैं थोड़ी सी कुछ बातें और बताना चाहता था आपको, और ओह, एक सेकंड दें बस, मैं अभी बताता हूँ आपको। हम्म, एक सेकंड दें बस, जरा फाइल खुल जाए।
मैं बताता हूँ। बस एक सेकंड। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम आपको आनी चाहिए कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये चीज कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, तो एंगल और शेप क्या होगी, और ये प्लेनर होगी या नॉन प्लेनर। इस टेबल के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ये आपको ये आना चाहिए, ठीक है। डिटेल से तो पढ़ा दी है ना आप लेक्चर्स में, मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ कि ये आपको आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। पेपर में ये ज़रूरी होती हैं, दोनों पेपर में, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों। ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता होता है, मॉलिक्यूल दे देते हैं और कहते हैं कि बताएं ये प्लेनर है नॉन प्लेनर है। फिर आप कैसे बताएंगे, आप देख उसको ड्रॉ करेंगे, बॉन्ड पेयर देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे, एंगल डिसाइड करेंगे, शेप डिसाइड करेंगे और देख लेंगे प्लेनर है नॉन प्लेनर। तो ये आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा ये एक समरी है छोटी सी, जिसमें बताया हुआ है कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर होती हैं, AB2 ये भी डिटेल में करवाया हुआ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ी है, ठीक है। अच्छा जी। जी, और सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, ठीक है। वैंडरवाल फोर्सेस भी कहती हैं, आईडी हैं, पीडी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये बताया हुआ है, आईडी की बात है कि किस में होती हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में होता है, पोलर नॉन पोलर में दोनों में होता है, नोबल गैसेज में होता है, ग्रेफाइट लेयर्स में भी होता है। और उसके अलावा आईडी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें आईडी होगा, पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें आईडी भी होगा, पीडी भी होगा। आईडी फोर्सेस राइज कैसे करती हैं, मैग्नीट्यूड कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, ठीक हो गया। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड्स भी आपको आने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन जरूर प्लीज इसको दिमाग में रखनी है आपने, ये ज्यादातर थ्योरी पेपर में आती है, एमसीक्यू में इतना नहीं आता ऐसे, ठीक है। ये सारी हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जो अगली चीज है वो स्टेट्स ऑफ मैटर अगली चीज है आपके पास। और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर एक इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इस्तेमाल हो रही होती है, फिर पी इज प्रेशर, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर है, और फिर आर जो है वो मोलर गैस कांस्टेंट 8.31 है, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स दी हुई हैं। ये बताया हुआ है कि पी वी इज टू एन आर टी से आप एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि क्या है, जो कि एम आर इज इक्वल टू एम आर टी पी वी,
ठीक है, ये सारा उसका वो दिया हुआ है कि आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ये भी एक टेबल है, आप ये इसको देख सकते हैं प्लीज। ये जरा देख लें इसको दोबारा से एक दफा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, ये सारे डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना लेक्चर में। फिर हमारे पास ये चार्ल्स लॉ, बॉयल लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाती है। सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैसेस आ, ये आपको करेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए आइडियल गैसेस की क्या है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, चेंजेस ऑफ स्टेट, पेपर प्रेशर, क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, जायंट आयनिक लैटिस, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये हीरे हैं, डायमंड्स, सिलिकॉन, ग्राफाइट, ये आपको आती हैं चीज़ें। और सिरेमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिरेमिक्स और यूजेस ऑफ सिरेमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स की तरफ आए तो आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच कंबस्टन, डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच एटमाइजेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच सोल्यूशन, ये सारी 7-8 डेफिनेशंस होती हैं। ये भी आपको आनी चाहिए डेफिनेशंस, ठीक है। और इसकी इक्वेशंस के हम कैसे डेल्टा एच फाइंड करेंगे, हेसिस लॉ का आपको पता होना चाहिए, हेसिस लॉ से हम कैसे फाइंड करेंगे, हेसिस लॉ की जो डेफिनेशन है वो भी आनी चाहिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, से भी आपने डेल्टा एच फाइंड अगर करना हो तो वो भी आपको आना चाहिए। एमसीक्यूज में आता है ये क्वेश्चन, और आई थिंक इस दफा आएगा भी। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की बात हो तो कैसे होगा, डेल्टा एच कंबस्टन की बात हो तो कैसे होगा, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स भी आपको आने चाहिए क्लियरली कि ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जीज आ जाती हैं इधर, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ इक्विलिब्रिया की तरफ, तो इक्विलिब्रिया में आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है शुरू में। और इक्विलिब्रियम लॉज बड़ी ज़रूरी हैं, इक्विलिब्रियम लॉज के सी एंड के पी, ये आते होते हैं और तकरीबन हमेशा ही आते हैं, ठीक है। केसी के कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ली चैटिलर प्रिंसिपल क्या है, इफ हाँ, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द कि कैसे चेंज होगी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से क्या होगा, प्रेशर के इफेक्ट से क्या होगा, टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होगा, तो ये भी सारी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी भी आ जाती है आपके पास इसके बाद, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा इसके बाद वो चीज़ आती है रिएक्शन काइनेटिक्स में, तो वो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, वो आपको आने चाहिए। तो ओ लेवल से आप पढ़ के आ रहे हो तो आपको आते ही हैं ज़्यादातर। और कैटलिस्ट्स क्या होते हैं, किस किस्म के कैटलिस्ट्स होती हैं, ठीक है, ये भी आने चाहिए। और टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ये आ गए ना, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, ये तो लाजमी आना चाहिए, हमेशा आता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आगे सारा कुछ वो बातें हुई हुई हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं। अब हम आगे आए हैं फिर, तो हम कहते हैं कि एक सेकेंड,
हम कहते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं ये भी हमें आने चाहिए इस उसमें एमसीक्यू पेपर के लिए, और थ्योरी के लिए तो लाजमी आने चाहिए ना। और ये अगर इनऑर्गेनिक भी अगर आपको नहीं आती ना, तो समझो कि आपका जो वो है ना, आप गए बस। ठीक है, आप गए अगर इनऑर्गेनिक नहीं आती और इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस नहीं आते। तो ये बड़े ज़रूरी है, अपने सारे रिएक्शंस को तो नहीं जा सकता। इसमें पीरियड 3 के एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर, एसिड बेस रिएक्शंस हैं। ठीक है, पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन, क्लोराइड्स ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर एंड क्लोराइड्स ऑन पीएच 3 एलिमेंट्स। फिर इसी तरह आपके पास ग्रुप 2 के हैं, फिर आपके पास हेलोजन ग्रुप 17 के। ठीक है, रिएक्शंस। बाकी फिर नाइट्रोजन और सल्फर वाली चीजें हैं तो वो तो अभी नहीं करनी। उसके बाद इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस के बाद जो है वो हम कहते हैं कि आपके पास जो अगले रिएक्शंस हैं वो ऑर्गेनिक के हैं। और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस जो हैं वो तो बहुत ही ज़रूरी हैं। और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के बगैर भी कोई पेपर का आपके पेपर की कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता अगर ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आपको नहीं आते। ठीक है, तो इसमें एल्केन्स के रिएक्शन है, एल्कीन्स के रिएक्शन है, हेलोजन एल्केन्स, एल्कोहल्स, कार्बोनाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन। तो ये सारी जो ये रिएक्शंस की जो बुकलेट है, जो जो मैं इधर चीजें दिखा भी रहा हूँ आपको, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, इससे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं और ये हमारी वेबसाइट पर भी गिवन होंगे। अब बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस काफ़ी ज़रूरी हैं और ये आपको बाय हार्ट आने चाहिए और फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बस यही आपके पेपर का एक ब्रेक थ्रू था जो मैंने दे दिया है, और दैट इज़ इट फॉर दिस। जो फाइनल एक वीडियो बनानी थी मैंने, वो मैंने बना दी है। अब मैं सिर्फ आपसे, मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि देखें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ। मैंने तो आपको अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, और बाकी बस देखते हैं अब आप क्या करते हैं। आई होप कि आप लोग सब पेपर्स में बड़ा अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो अब हम हमने तो अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दिया, बाकी अब आपके ऊपर है कि आप क्लास में क्या करते हैं। आई विश यू ऑल वेरी गुड लक एंड इंशाल्लाह आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आएंगे। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं सिलेबस के रिलेटेड या कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर से। आप नीचे कमेंट कर दें या रीच अस, या आप हमारी वेबसाइट विजिट करके हमें उधर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ें जो मैंने शेयर भी की आपके साथ, फिर दिखाई भी, इस सब के लिंक्स नीचे मैं एक शेयर भी कर दूंगा। एक समरी का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ जिसमें सारे चैप्टर्स की समरी भी है, तो वो भी आपके लिए अच्छी होगी। और इसके अलावा दैट इज़ इट जी। इसके और मैं अपना वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूंगा। वेबसाइट का लिंक जब आप विजिट करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड है जो वेबसाइट की लिंक है उसका पासवर्ड है कैम टीचर। ठीक है, नो कैप्स, सी भी छोटा है, सारे लेटर जो हैं वो छोटे हैं, कोई बड़ा लेटर नहीं है। ठीक है, और मैं नीचे साथ ही इसके अपना इंस्टाग्राम जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसके इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप हमें उधर से भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू और एंड गुड लक टू एवरीवन।